हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि हमने DT+B TGT सोशल साइंस के PYQs की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इसमें जो भी DT+B TGT सोशल साइंस की PYQs हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैंने 2 पेपर ऑलरेडी डिस्कस करके इस वीडियो पे अपलोड कर रखा है और तीसरा क्वेश्चन पेपर मैंने स्टार्ट किया है, जो कि हमारा 9 अक्टूबर का पेपर है। और इसके मैंने 3 पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं। हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। और तो आज मैं आपके साथ जो 4th पार्ट है उसको डिस्कस करूँगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड जनता पार्टी बिकम द रूलिंग पार्टी इन सेंटर इन इंडिया। मतलब कौन सी ईयर में जो जनता पार्टी थी वो क्या हुई, रूलिंग पार्टी बनी इंडिया में। तो ऑप्शन हमारे पास 96, 1977, 1968 या फिर 1991। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1977 में जो जनता पार्टी थी वो रूलिंग पार्टी बनी थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मनी सप्लाई इज कैरेक्टराइज एज ब्रॉड मनी। यानी जो मनी सप्लाई है वो कैसे क्या है, ब्रॉड मनी है। तो ऑप्शन है हमारे पास M3, M4, M4, M2, M1 और M2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, M3 और जो M4 है वो क्या है, ब्रॉड मनी सप्लाई हैं। तो M4 और M3 से व्यापक हैं। जैसे M4 में M3 के अतिरिक्त डाक खानों की जमाओ NSE को छोड़कर सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि जब हम M4 की बात करते हैं तो उसमें M3 आता है और प्लस में जो डाक खानों की जो पोस्ट ऑफिस की सारी जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आते हैं, बट NSE को छोड़कर। ऐसे अगर M3 देखें तो M3 क्या होता है, M1 प्लस में व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं। और M1 क्या होता है, जनता के पास जितनी करेंसी हो उस टाइम पे डिमांड कितनी है और रिजर्व बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। यानी ऑफिस का जो गवर्नर का जो ऑफिस है उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 156, 148, 162 या फिर 160। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 156 है। वो जो ऑफिस है गवर्नर का उससे रिलेटेड है। और आपको पता होगा गवर्नर को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं और गवर्नर अपना इस्तीफा भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 162 पूछा था, इसका क्या होता है, ये रिलेटेड होता है हमारे राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है उसके विस्तार से। 160 होता है कुछ आकस्मिक ताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का वर्णन किया गया है। और 148 में भारत एक नियंत्रक महालेख परीक्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रकार की ट्रेजरी बिल क्या है। तो ये कितने टाइप डेज का होता है, 300 डेज ट्रेजरी बिल, 265 ट्रेजरी बिल, 91 डेज ट्रेजरी बिल या फिर 120 डे ट्रेजरी बिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। और यह बिल क्या होती है, अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती है जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। और ये सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियों होती हैं। इनका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ट्रेजरी बिल 3 प्रकार की हो सकती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी 3 होती। पहली होती है हमारी ऑन टैप बिल्स, जो 1 अप्रैल 1997 में बंद कर दिया गया था। दूसरी है नीलामी ट्रेजरी बिल, जो क्या हुई थी 92 में प्रारंभ। इस समय RBI 91 तथा 364 दिन की ट्रेजरी बिल निर्गमित करता था। इसकी न्यूनतम राशि 25,000 तथा इसी के गुणक में होती है। और एडहॉक ट्रेजरी बिल भारत में 1955 से प्रारंभ है। एडहॉक ट्रेजरी बिल को हिनाज प्रबंधन के अस्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह 180 दिनों के लिए जारी किया जाता है और इसे वर्ष 1997-98 के बजट से बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यानी प्राइवेटाइजेशन की और या फिर निजीकरण की तकनीक कौन सी है। प्राइवेट स्केल ऑफ शेयर्स, यानी जो शेयर्स हैं उनको क्या कर देना, प्राइवेट में सेल कर देना, या फिर सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ओनली ए, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2, ओनली
सेकेंड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजीकरण से यानी प्राइवेटाइजेशन से क्या ऐसा है कि फर्मों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्रों से स्थापित करना, और सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व तथा प्रबंधन से बाहर होना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डैश वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, यानी बहुजन समाज पार्टी जो है उसके फाउंडर कौन है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती या फिर कांसी राम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके बीएसपी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, इसका गठन कांसीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर किया गया था। यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था से सबसे निचले स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कांसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्या है, द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आइटम नंबर 1 to डैश, यानी जो भारत संविधान की समवर्ती सूची, यानी जो कंकरेंट लिस्ट है, आपको पता होगा 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। पहली क्या होती है हमारी सेंटर बोले, और दूसरी क्या होती है हमारी स्टेट लिस्ट होती है, थर्ड होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो इसमें पूछ रहा है 1 से लेकर कितने अंक तक विषय इसमें शामिल हैं। ऑप्शन है हमारे पास 47, 55, 66 या 97। तो ऑप्शन है हमारा ए, यानी भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो एक कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों क्या कर सकते हैं, रूल्स या फिर लॉज बना सकते हैं। और भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, लेकिन 72वें संशोधन 1976 के बाद विषयों की जनसंख्या बढ़कर 52 हो गई थी। तो अगर आपके पास 52 ऑप्शन आता है तो आप उसे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप 47 को राइट ऑप्शन मानेंगे। असमवर्ती सूची का जो विस्तार है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो अभी हमने पढ़ा कंकरेंट लिस्ट के बारे में, जिसपे स्टेट और सेंटर जो है वो साथ में मिलकर लॉज बनाता है। ठीक है, तो मैरिज और डिवोर्स कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री, आर्म फोर्सेस या फिर सिटीजनशिप। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्तमान में अभी मैंने आपको बताया उस टाइम पे 47 हुआ करते थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड किया गया। तो जो विवाह और तलाक संवर्ती सूची का विषय है इसे भी कंकरेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया था। इसके अलावा देखिए शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन आदि संवर्ती सूची में आते हैं, जबकि पशुपालन राज्य सूची का विषय है। और सशस्त्र बल यानी जो हमारा सिटीजनशिप और जो हमारा फोर्सेस से रिलेटेड है वो किस में आते हैं, जो हमारा सेंटर है उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट क्या कह रहा है, द मेन अथॉरिटी ऑफ पावर इज़ द सेंटर गवर्नमेंट। तो यानी जो मेन पावर जो होती है वो सेंटर गवर्नमेंट के पास होती है। द नेचर ऑफ पावर इज़ परमानेंट, और जो पावर होता है वो परमानेंट होता है, यानी वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव देयर ओन वेल डिफाइंड पावर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनके पास डिफाइंड पावर होती है अपनी खुद की। द पावर इज़ इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पावर होती है वो इनहेरेंट होती है, मतलब एक के साथ वो दूसरे के पास चली जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक संघीय सरकार वो होता है जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकारों और क्षेत्र में काम कर सकते हैं, यानी कि इसमें फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, राज्य को और जो मतलब कि केंद्र होता है उसको अपने कुछ विशेष अधिकार यानी शक्तियों को विभाजित कर देता है। और एक लिखित संविधान के मतलब भारत एक क्या है, लिखित संविधान केंद्र है, और राज्य दोनों सरकारों की संरचना, संगठन, शक्ति और कार्यों को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, that is related to DRABC is primarily assessment and action plan for the first aid situation after the disaster. Which of the following is the correct expansion या explanation of
DRABC यानी DRBC एक आपदा के लिए प्राथमिक उपचार की स्थिति के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन और कार्य योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा ड्रेसिंग, रिवाइव, अप्रोच या बीहोल्ड या कामिंग। नेक्स्ट है डैमेज, रिस्टोर, एलिवेट, बूस्ट, काउंसिल। थर्ड ऑप्शन है डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। फोर्थ हमारा डिहाइड्रेट, रीच, असिस्ट, बैंडेज या फिर केयर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब DRABC एक आपदा के लिए प्राथमिक उपचार की स्थिति के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन और कार्य योजना है और इसका सही विस्तार डेंजर रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग और करिकुलेशन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इन द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? फर्स्ट हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। तो आपको पता होगा हमारी जो ओल्डेस्ट पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जो कि कब बनी थी? हमारी 1885 में बनी थी। ओके, तो देखते हैं हमारा राइट आंसर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और पार्टी का आधार जनसंघ BJS। 1947 में भारतीय जनसंघ का 4 अन्य दलों के साथ जनता पार्टी में विलय हो गया था और जनता पार्टी के विघटन के बाद BJS 5 अप्रैल 1980 में एक अलग नाम भाजपा के साथ एक पार्टी के रूप में उभरा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर ने किया था और कांसीराम ने किसका किया था? अभी हमने पढ़ा बसपा 1984 में इसका गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहे हैं? पर कैपिटा इनकम ऑफ अ नेशन इज़ डिटरमाइंड बाय डैश, यानी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कौन से बेसिस पर डिसाइड होती है? साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पर या फिर साइज़ ऑफ इकोनॉमी पर? तो ऑप्शन से हमारे पास बहुत सही हैं, दोनों गलत हैं, ओनली सेकंड सही है या फिर ओनली फर्स्ट सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण उस राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के आकार एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय GNP या फिर NNP/FC को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति GNP और प्रति व्यक्ति GDP या प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? हु इज़ नोन इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? तो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? दुर्गेश पटेल को, MS स्वामीनाथन को, साम पिट्रोदा को या फिर वर्गीस कुरियन को? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जो स्वामीनाथन है उनको बोला जाता है। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में खाद्य फसलों में ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से हुआ था जिसके कारण इसके उत्पादन में असातीत वृद्धि हो गई थी। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के नाम या फिर हरित क्रांति के जनक के रूप में देखा जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को देखा जाता है। तो आप देख लेंगे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं और इनको MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का पिता बोलते हैं। हरित क्रांति का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था और इसमें जो मुख्य फसलें थी वो क्या थे? गेहूँ और चावल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ममता बनर्जी इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? तो ममता बनर्जी कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड है? ऑप्शन हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज मार्क्सिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से वो क्या है? रिलेटेड है। तो ममता बनर्जी 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। अपनी खुद की पार्टी बनाने से पहले 26 साल तक वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य रहीं। 2016 में चुनाव आयोग ने इसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिंबल इज करेक्ट? तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी और उसका सिंबल क्या है? करेक्ट है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का क्या है? ग्लोवर ऑफ ग्रास, यानी ग्लोवर नहीं, यहाँ पे फ्लावर होगा।
तो देखते हैं, पहला क्या है, ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल पार्टी का क्या है, फूल और घास है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या है, स्पेक्टुलस यानी चश्मा। तो ओनली फर्स्ट सही है, नीदर 1 और 2, ओनली सेकेंड या फिर दोनों सही हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी जो फर्स्ट है सिर्फ वही सही है। तो ये कुछ और राजनीतिक पार्टियों को देखते हैं उनके चिन्हों के साथ। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का क्या है, फूल और घास है। बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी, भारतीय जनता पार्टी का कमल, भारतीय साम्यवादी दल का क्या है, मकई का हंसिया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल किताब, और भारतीय साम्यवादी दल यानी मार्क्सवादी के हथौड़ा, हंसिया और तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास बैंक, रिजर्व रेपो रेट, कॉल मनी रेट या लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉल मनी रेट क्या है, इसका पार्ट नहीं है, केंद्रीय बैंक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी सोसाइटी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट बाय प्लेसिंग चेक्स ऑन मेजोरिटी रूल्स, यानी बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण करना। थर्ड क्या है, रूल बाय रिच एंड एडवांटेजेस ग्रुप, यानी अमीर और संपन्न लोगों के द्वारा रूल करना। तो ऑप्शन है हमारे पास कि तीनों हैं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड या फिर ओनली थर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली थर्ड जो है वो हमारा डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं कुछ आपको डेमोक्रेसी की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सत्ता और शक्ति लोगों के पास होना, ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लोगों की सहमति से सरकार का गठन करना, लोकतंत्र का मुख्य आधार स्वतंत्रता और समानता होता है, नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो, और बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण करना, और स्वतंत्र न्यायपालिका एक लोकतांत्रिक सरकार की पहचान है। नेक्स्ट है, द जिनी इंडेक्स इज़ द मेजरमेंट ऑफ डैश, यानी जो गिनी इंडेक्स है वो किसको मेज़र करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, पॉपुलेशन को, या फिर एग्रीकल्चरल ग्रोथ को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी जो गिनी गुणांक है वो 100 से गुणा करने पर गिनी इंडेक्स प्राप्त होता है। गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी की माप की एक विधि है, यानी जो गरीबी है उसे क्या करता है, ये मेज़र करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज़ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इम्पोर्ट कोटा, यानी कि मात्रात्मक प्रतिबंध आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करने के महत्वपूर्ण साधन है। तो कौन सा इसमें आयात कोटा का एक प्रकार, यानी इम्पोर्ट कोटा का प्रकार है। फर्स्ट हमारा क्या है, यूनिलेटरल कोटा, नेक्स्ट इनकम कोटा, मिक्सिंग कोटा या फिर टैरिफ कोटा। ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट ओनली फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या हमारे सही हैं। तो प्रमुख प्रकार के आयात यानी इम्पोर्ट कोटा देखते हैं हम, टैरिफ कोटा, एक तरफा कोटा, द्विपक्षीय या फिर मिक्सिंग आयात, लाइसेंसिंग। और आयात कोटा को एक प्रकार का व्यापार प्रतिबंध भी है जो निश्चित अवधि में किसी देश में आयात की जाने वाली मात्रा पर भौतिक सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन का आज का, अ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स दैट इज़ एनपीए इज़ अ लोन और एडवांस वेयर, यानी कि एनपीए क्या है, एक ऋण है या फिर अग्रिम है जहां द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप्स सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, यानी कि छोटी अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किस्त या फिर उस पर ब्याज 2 फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द बिल रिमेन्स
overdue for a period of more than 90 days in case of bill purchase and discounted। अगर वो बिल परचेज और डिस्काउंट कर दिया गया है तो वो मोर देन 19 डेज का हो सकता है। ऑप्शन हमारे पास ओनली 1, ओनली 2, नीदर 1 एंड 2 और दोनों। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही क्या है, सही हैं। तो ऐसे ऋण जिन पर एक निश्चित समयावधि तथा बैंक को उसके मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान नहीं मिला, उसे हम गैर निष्पादक अग्रिम या फिर संपत्ति कहते हैं। 31 मार्च 2014 से स्वीकृत नए मानक के अनुसार जिन सामान्य अग्रिमों के संबंध में 1 वर्ष या 1 तिमाही 90 दिनों के अधिक ब्याज व मूलधन का भुगतान नहीं मिला, उसे एनपीए की श्रेणी में रखा जाता है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।